वेलकम बैक। गुज़िश्ता दिनों वफाकी वज़ारत ख़ज़ाना ने पाकिस्तान की मईशत को दरपेश 8 बड़े मुआशी ख़तरात की निशानदेही की और इन ख़तरात में मैक्रो इकनॉमिक अदम तवाज़ुन, बढ़ता हुआ कर्जा, खसारा जो है वो उसमें जाती हुई सरकारी कंपनियाँ, माहौलियाती तनज़्ज़ुली, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ख़तरात, सूबाई मालियाती डिसिप्लिन और गवर्नेंस के चैलेंजेस शामिल थे। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में हालिया हफ्ते महंगाई की शरह में 0.04% का इजाफा देखने में आया। एक हफ्ते के दौरान 23 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। चीनी, दालें, टमाटर और पेट्रोलियम मसनूआत समेत कई अशिया फिर से महंगी हुई। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 30.68% की सतह पर आ गई है। सुई गैस के जो बिल हैं उन्होंने अवाम को पहले परेशान कर रखा है। हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में अब मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों आलमी रेटिंग एजेंसी फिश ने कहा था कि पाकिस्तान में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल IMF के प्रोग्राम में पेचीदगी पैदा कर सकती है और नई हुकूमत के लिए IMF से प्रोग्राम एक चैलेंज होगा। पाकिस्तान की कमज़ोर बैरूनी पोजीशन का मतलब यह है कि कसीर जहती और दो तरफा शराकत दारों से माली मुआवनत हासिल करना अगली हुकूमत को दरपेश सबसे फौरी मसाइल में से एक होगा। ताहम गुज़िश्ता दिनों निगरान हुकूमतें IMF की 26 में से 25 शराइत पर अमल दरामद मुकम्मल करने की रिपोर्ट IMF को भिजवा दी थी। सिर्फ एक शर्त पर कौमी असम्बली ना होने के बायस अमल नहीं हो सका। उम्मीद ये की जा रही है कि नई हुकूमत है उसके बाद ये शर्त भी पूरी हो जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ IMF की कम्युनिकेशन डायरेक्टर का यह कहना था कि इक़्तिसादी इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ जो पॉलिसीज़ हैं उन पर काम करने के मुंतज़िर हैं। आने वाला प्रोग्राम IMF का पाकिस्तान के लिए जो है वो कैसा होगा, क्या माशी तरजीहात से हुकूमत की ठीक होंगी, क्या हुकूमत संभाल लेगी मामलात, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर खाकान नजीब मेरे साथ इस वक्त हैं। उनसे इस बारे में मजीद जानते हैं। खाकान नजीब साहब, बहुत शुक्रिया। आने वाला IMF प्रोग्राम, एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमें ये प्रोग्राम खत्म करना है, इसके बाद अगले प्रोग्राम के अंदर जाना है, तो क्या देख रहे हैं किस तरह का IMF प्रोग्राम पाकिस्तान को मिल सकता है? क्या इसी तरह से सख्त प्रोग्राम होगा जिस तरह से ये पहला प्रोग्राम था, या फिर कुछ गुंजाइश है पाकिस्तान के लिए हो सकती है उस प्रोग्राम में? रहमान भाई, अगर आप अदराक करें वेयर द इकोनॉमी स्टैंड्स टुडे तो आपको एहसास होगा कि IMF का प्रोग्राम जब हुआ तो फिर पाकिस्तान के जो रिजर्व्स थे जो कि $3 अरब से नीचे चले गए थे जब प्रोग्राम नहीं हो रहा था, वहां से इस वक्त $8 अरब पे हैं। $8 अरब भी बिकॉज बाकी बोरोइंग हो गई, मल्टीलैटरल्स ने कुछ पैसे दे दिए, कुछ आपकी फ्रेंडली कंट्रीज ने रोल ओवर कर दिए, तो आप यहां तक पहुंचे हैं। और ये भी अभी इंपोर्ट कवर 1.5 माह से ज्यादा का नहीं देते। फिर आप देखिए कि पाकिस्तान को इस साल भी $25 अरब जमा करने हैं, जिसमें अभी भी $5-6 अरब जो है वो रिमेनिंग है। कुछ आउटफ्लोज भी मेजर हैं, अभी आपके कुछ रोल ओवर्स भी हैं। ये सब कुछ IMF की अम्ब्रेला के बगैर नहीं हो पाएगा, और इसलिए जो अभी सेकंड रिव्यू है रहमान साहब, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है याद रखना। और लास्ट जिसको आप रिव्यू कहेंगे वो $1.1 बिलियन का है, और इस लास्ट रिव्यू को कराने के लिए भी IMF इज वेटिंग फॉर द न्यू गवर्नमेंट टू कम इन। सो लेट्स होप के पहले ये दिसंबर टारगेट्स तक का नया प्रोग्राम तो बिल्कुल लेना पड़ेगा, इसमें कोई दो आरा नहीं है। एंड आई थिंक एवरीवनस अंडरस्टूड इट। आई थिंक इससे अब डीपर गुफ्तगू में जाना पड़ेगा कि आखिर नया जो प्रोग्राम आएगा उसके खद्दो खाल क्या होंगे, वो प्रोग्राम कैसे डिफाइन करेगा पाकिस्तान को आगे चलाने में, उस प्रोग्राम का फ्रेमवर्क क्या होगा, उस प्रोग्राम को आप कहां कहां कैसे अप्लाई करेंगे। अब की बात की कि क्या वो भी इतना ही सख्त होगा अगला प्रोग्राम, देखिए ना, उसकी डिटर्मिनेशन तो ऐसे होगी कि आपने क्या खुद कोई होमवर्क किया हुआ है उस प्रोग्राम को डिजाइन करने का। क्या आप एनर्जी की कीमत ही तब्दील करके आगे चलना चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की एनर्जी सेक्टर को ठीक करके जो कीमतों का बढ़ना है उस पर काबू पाया जा सके। नाउ दिस इज द रियल डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग टास्क दैट पाकिस्तान हैज अहेड ऑफ अस। क्या आप FBR में टैक्सेस इनडायरेक्ट ही बढ़ा के आगे चलना चाहते हैं कि कई ब्रॉडनिंग के मेजर्स सामने लाना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि जो सेक्टर्स आउट ऑफ टैक्स नेट हैं उनको जाके देखा जाए? क्या आप प्राइवेटाइजेशन करके आगे बढ़ना चाहते हैं? अब मैंने तो आपके सामने बड़ी फंडामेंटल चीजें रखी हैं। सो आपकी बात ठीक है कि क्या प्रोग्राम सख्त होगा कि नहीं होगा, ऑनेस्टली ये डिटरमिन करेगा कि अथॉरिटीज ने क्या प्रिपरेशन की है प्रोग्राम में जाने के लिए। तो ये उसकी हमारी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप देख रहे हैं अभी मुश्किलात बहुत सारी हैं। क्वेश्चन किया जा रहा है इलेक्शन को भी, फिर PTI ने जो खत लिखा ये तो कुछ है, लेकिन क्या आपको देख रहे हैं कि ये आने वाली हुकूमत के लिए मुश्किल होगा दूसरे प्रोग्राम में जाना, या फिर ये एक रूटीन मैटर के तौर पर आप इसको देखते हैं कि एक प्रोग्राम खत्म होगा उसके बाद हम दूसरे प्रोग्राम में जो है वो चले जाएंगे? जो करंट प्रोग्राम है वो इस वक्त बेस्ड है कि एक मॉनेटरी टाइटनिंग, यानी कि स्टेट बैंक का जो पॉलिसी रेट है उसको बढ़ा के इन्फ्लेशन को संभालें,
एक्सचेंज रेट जो है उसको आप मार्केट की फ्लेक्सिबिलिटी पे छोड़ दें, और तीसरी बात यह है कि जो कीमतें हैं उसको बढ़ा के खसारों को थोड़ा सा कम किया जाए, और इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे भरोसा करके अपने 9400 अरब के टारगेट की तरफ मूव किया जाए। देखें, ये फंडामेंटल चीजें नहीं है। अब जो प्रोग्राम आएगा उसमें आप डेट पे बहुत गुफ्तगू देखेंगे, बिकॉज लार्जली ये समझा जा रहा है कि पाकिस्तान की डेट सस्टेनेबिलिटी जो है उसके लिए जरूरी है कि फ्लो पे भी एक्शन लिया जाए, विच मीन्स के फिजिकल खसारे को संभालना है, और दूसरा एक्शन जो है जो इस वक्त स्टॉक है एक्सटर्नल का, उस पर क्या काम किया जाए। तो इसके लिए अब आपको काम करना चाहिए। अब इसी तरह जो प्राइस हाइक्स हैं वो तो बहुत देख ली हैं, सर्कुलर डेट इससे तो नहीं संभलने लगा, उसके आप कंटिन्यूसली ये कह रहे हैं जी इतने फ्लो को कर देंगे। अब तो बात यह है कि फ्लो के डाउनवर्ड ट्रेंड को कैसे लाना है, वरना तो ये एक अनबेरेबल चीज है कि मैं आपसे जब गुफ्तगू कर रहा हूं तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान का 5700 अरब रुपए का एक सर्कुलर डेट, ये एक पेबल बाय द स्टेट है, इसको इस तरह समझना चाहिए। वो खड़ा हो गया गैस और हमारा जो एनर्जी सेक्टर पावर है उसको मिलाकर। ये कोई कंफर्टेबल पोजीशन तो बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन नहीं है। अगर ये बातें आप इस तरह लेना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि अगला प्रोग्राम जो है वो बड़ा स्ट्रक्चरल इन नेचर होना भी चाहिए और होगा भी। अब अगर तो पाकिस्तान अपना स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क सामने रखने में कामयाब हो जाता है, जिसकी मुझे उम्मीद है, बिकॉज अगर ये काम नहीं करेंगे तो फिर आप आईएमएफ पे छोड़ देंगे, वो आपकी जो शरायात हैं वो भी सख्त होंगी और आपकी जो मॉनिटरिंग है वो भी सख्त होगी, और प्रोग्राम के साइन करने पे ही जो प्रायर एक्शंस आएंगे वो ऑब्वियसली एक नई इनकमिंग गवर्नमेंट को, जिस वक्त बजट भी दे रहे होंगे आप, ये सब कुछ उन पे एक बोझ की तरह पड़ेगा। सो आज वो वक्त है where you put a team of experts together, ताकि आप प्रोग्राम डिजाइन के कुछ हद्दो-खाल around taxation and expenditures, around energy structural change, which means के तंजीमी ढांचे में क्या करना चाहते हैं आप सामने रख दीजिए कि before IMF asks you। इसी तरह जो आपका स्ट्रक्चर है एसओईज का, उसमें क्या क्या चीजें तब्दील करना चाहते हैं वो आप सामने रख दीजिए बिफोर आईएमएफ कम्स एंड आस्क्स यू। राइट, बहुत शुक्रिया। राइट, ये देखना होगा। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे मौजूद थे और बात कर रहे थे अगले आईएमएफ प्रोग्राम के हवाले से कितना मुश्किल हो सकता है पाकिस्तान के लिए। एक ब्रेक शामिल करते वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इसराइली फ़ौज की गज़ा में मुसलसल बमबारी का जो सिलसिला है वो जारी है। गुज़िश्ता रोज़ सामने आने वाली एक खबर के मुताबिक 24 घंटे में 104 फ़लस्तीनी इसराइली दहशतगर्दी का निशाना बने। रात गए बेघर फ़लस्तीनियों के घरों पर इसराइल ने शदीद बमबारी की, जिसके नतीजे में मज़ीद 24 फ़लस्तीनी शहीद हुए। फ़लस्तीनी ख़बरसां इदारे के मुताबिक देर अल बला में बमबारी से कई ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक है और अस्पताल में महदूद सहूलियात के बायस अमवात की तादाद में इजाफे का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जो एजेंसी है UNRWA, उसके नुमाइंदे का यह कहना है कि गज़ा में इसराइल की मुसलसल